गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है द्वितीयक वृद्धि। पादपों में द्वितीयक वृद्धि। पौधे शिशु अवस्था में जब होते हैं उस समय इनमें जो ग्रोथ होता है प्राथमिक ऊतकों से होता है। प्राथमिक ऊतक ऐसी कोशिकाएं हैं जो विभाजन के द्वारा नई कोशिकाएं बनती हैं, जिसे प्रोप्रविभाजी ऊतक या प्रोमेरिस्टेमेटिक ऊतक कहते हैं। तो ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर पौधे वृद्धि करते हैं। तो पौधे के तने के अग्रभाग पर या फिर जड़ के अग्रभाग पर नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए विभाजित होती है, जिससे जड़ तना के अग्रभाग की वृद्धि के साथ साथ जड़ तना की लंबाई बढ़ती है। तो इसी प्राथमिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लगातार विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे हम द्वितीयक ऊतक कह सकते हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह सकते हैं। तो इस तरह से जो सेकेंडरी ग्रोथ में जो प्राथमिक ऊतक हैं, यही ऊतक नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और द्वितीयक ऊतक बनते हैं, जिससे नई कोशिकाओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है वही क्या है, द्वितीयक वृद्धि। जितने भी एकबीजपत्री पादप हैं उन सब में हमेशा एक ही प्रकार की ऊतक होती हैं और वो प्राथमिक ऊतक ही होता है। इसके कारण इसकी जड़ तना में बहुत अधिक मोटाई देखने को नहीं मिलता। अगर होता भी है तो बहुत अपवाद स्वरूप देखने को मिलता है। जैसे कि ड्रेसिना एक बीजपत्री पादप है जिसमें ये द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। तो द्वितीयक वृद्धि वह वृद्धि है जिसमें प्राथमिक ऊतक लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। प्राथमिक ऊतक पादपों के संवहन ऊतक में कैम्बियम की कोशिकाएं जो पाई जाती हैं, ये कैम्बियम कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ऊतकों में कैम्बियम की कोशिकाएं विभाजित होकर जाइलम की संरचना बनाती हैं और फ्लोएम का निर्माण करती हैं। जाइलम की कोशिकाएं कैम्बियम कोशिकाएं की अंदर और बाहर की ओर फ्लोएम कोशिकाओं का निर्माण होता है। फ्लोएम और जाइलम ये प्राथमिक ऊतक के रूप में है। जब इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है पादपों के जड़ या तना भाग में, तो कैम्बियम कोशिकाएं सक्रिय होकर और अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिससे प्राथमिक ऊतक और द्वितीयक ऊतकों का निर्माण होता है। कैम्बियम जिसमें स्पर्श विभाजन के द्वारा जाइलम और फ्लोएम बनती है। तो प्राइमरी या फर्स्ट जो जाइलम होगा प्राथमिक जाइलम, प्राइमरी जाइलम, और इसके बाद जो बनने वाली जाइलम होगी वह है सेकेंडरी जाइलम। इसी तरह कैम्बियम की कोशिकाएं ऊपर की ओर बाहर की ओर, जिसमें फ्लोएम कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम।
कैम्बियम से लगा हुआ संरचना सेकेंडरी, फ्लोएम, और इसके बाहर की ओर जो कोशिका है प्राइमरी फ्लोएम। इस तरह से कैम्बियम कोशिकाएं जब सक्रिय होती हैं तो इसमें सेकेंडरी ऊतकों का निर्माण होता है, जिससे इसकी वृद्धि और विकास होता है, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं और लगातार ये विभाजित होकर सेकेंडरी जाइलम के बाद टर्सरी जाइलम या टर्सरी फ्लोएम का निर्माण होता है, जिससे इसमें पादपों में जो सेकेंडरी ग्रोथ है कैम्बियम की सक्रियता के कारण ही होता है। ये कैम्बियम सक्रिय होकर जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाएं अंदर और बाहर की ओर निर्माण करते हैं, जिससे द्वितीयक वृद्धि, तनों की वृद्धि या जड़ों की मोटाई में वृद्धि होता है। तने की वृद्धि जो संवहन ऊतक होते हैं, संवहनी ऊतक जिसमें जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाएं साथ साथ व्यवस्थित होती हैं, ये संवहनी ऊतक मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करती हैं। इन संवहनी बंडलों में जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है और कैम्बियम क्रियाशील होकर नई ऊतकों का निर्माण करते हैं, सेकेंडरी ऊतकों का निर्माण होता है। तने की संरचना सामान्य रूप से हम जिसमें जाइलम और फ्लोएम की जो संरचना है एक साथ कंजाइंट जाइलम और फ्लोएम उपस्थित है। इस जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग पाया जाता है और यही कैम्बियम रिंग सक्रिय होकर सेकेंडरी ग्रोथ में भाग लेते हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, इसके बाद का जो क्षेत्र है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस होता है और एंडोडर्मिस के अंदर वेस्कुलर बंडल की रचनाएं उपस्थित होती हैं। इन वेस्कुलर बंडल में जाइलम की जो संरचना है वह एंडार्च होता है, प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर होते हैं और मेटाजाइलम परिधि की ओर होता है। फ्लोएम बीच में कैम्बियम और अंदर है जाइलम और सेंटर पर होता है पित्त, जिसमें पेरेन्काइमा टिश्यू से बने होते हैं। एक सामान्य संरचना है जड़ की। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच जो कैम्बियम है, इन वेस्कुलर बंडलों के बीच में जो पेरेन्काइमा कोशिकाएं हैं ये भी वृद्धि करने लगते हैं और एक रिंग का निर्माण करते हैं। वेस्कुलर बंडल में
तो दो वैस्कुलर बंडल की बीच की कोशिकाएं ये मेरिस्टेमेटिक होकर विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और इस तरह से आपस में सभी वैस्कुलर बंडल को जोड़ लेती हैं। तो इस प्रकार की एक प्रकार की द्वितीयक वृद्धि के दौरान रिंग का निर्माण होता है। वैस्कुलर बंडलों में उपस्थित जो कैम्बियम कोशिकाएं हैं, ये कैम्बियम कोशिकाएं विभाजित होकर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहलाती हैं और दो वैस्कुलर बंडलों के बीच की कोशिकाएं ये विभाजित होकर आपस में दो वैस्कुलर बंडलों के बीच की कोशिकाओं के साथ जुड़कर एक प्रकार से रिंग का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से ये वैस्कुलर बंडल में रिंग बनने के कारण बाहर कोशिकाएं फ्लोएम की कोशिकाएं करती हैं और अंदर की ओर जाइलम कोशिकाओं का निर्माण होता है। सबसे पहले जो कैम्बियम कोशिकाएं हैं, ये कैम्बियम कोशिकाएं अंदर की ओर जब कोशिकाएं बनती हैं तो अभी ये प्राथमिक वैस्कुलर बंडल के रूप में है। अब जब इनमें पुनः ग्रोथ के दौरान नई कोशिकाओं का निर्माण होगा जिससे सेकेंडरी ग्रोथ के फलस्वरूप ये सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करती है। तो इस तरह से जो रिंग बने हुआ कैम्बियम रिंग, ये कैम्बियम रिंग क्रियाशील होकर अंदर की ओर जाइलम कोशिकाएं बनाती हैं और बाहर की ओर फ्लोएम की कोशिकाएं बनती हैं। तो सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण इस तरह से बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनने लगती है। प्राइमरी फ्लोएम बाहर की ओर हो जाता है और कैम्बियम रिंग के पास सेकेंडरी फ्लोएम होगा। इसी तरह कैम्बियम रिंग के अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है और प्राइमरी जाइलम केंद्र की ओर खिसकते जाते हैं। इस तरह से वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम रिंगों के निर्माण के बाद नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये द्वितीयक वृद्धि में बने हुए कोशिकाएं हैं जिससे पौधों की जड़ों की में वृद्धि होता है, तनों में वृद्धि होता है। तो इसी कैम्बियम की सक्रियता के कारण, कैम्बियम रिंग की सक्रियता के कारण ये विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करते जाते हैं और इस तरह से ये बाहर की ओर फ्लोएम कोशिकाओं की अपेक्षा अंदर की ओर ज़्यादा जाइलम कोशिकाओं का निर्माण होता है। ज़्यादा जाइलम कोशिकाओं का निर्माण होने के कारण जो फ्लोएम की कोशिकाएं हैं बाहर की ओर खिसकती जाती हैं और इनका क्षेत्र कम होता है और अंदर की ओर अधिक जाइलम कोशिकाएं बनने लगती हैं जिससे इनका क्षेत्र बढ़ते जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंदर की ओर जितनी कोशिकाएं बनती जाएंगी पहले सेकेंडरी बना, फिर आगे टर्सरी बन जाएगा। तो इस टर्सरी स्थिति पर जो सेकेंडरी जाइलम है वह अंदर की ओर खिसक जाएंगे। अब इसकी स्थिति यहाँ पर हो जाएगी और ये जाइलम की जो रचना होगी वह टर्सरी या तीसरा
स्तर होगा। थर्ड लेयर तो ये टर्सरी जाइलम की रचना होगी। इसी तरह सेकेंडरी फ्लोएम के बाद इसके कैम्बियम रिंग से लगा हुआ जो रचना होगा वह क्या होगा? सेकेंडरी जाइलम के बाद टर्सरी फ्लोएम बनेगी। तो यहाँ पर टर्सरी फ्लोएम तो बाहर की ओर फ्लोएम कोशिकाएं कटती जाती हैं और धीरे धीरे इनका क्षेत्र कम होते जाता है। अंदर पर ज्यादा कोशिकाएं बनने के कारण फ्लोएम की कोशिकाएं धीरे धीरे बाहर की ओर आने लगती हैं और इनका क्षेत्र कम होता है। तो इस तरह से हम जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो देखते हैं वैस्कुलर बंधनों के निर्माण के बाद जो कैम्बियम रिंग की सक्रियता होगी, कैम्बियम रिंग का निर्माण होने के बाद कैम्बियम रिंग अंदर की ओर जाइलम कोशिकाओं को काटती है और बाहर की ओर फ्लोएम कोशिकाएं को काटती है। सबसे बाहर कोशिका की सबसे बाहरी स्तर क्या होगा? एपिडर्मिस और फिर कॉर्टेक्स। तो इस तरह से फ्लोएम की जो रचना है कॉर्टेक्स क्षेत्र पर दबाव डालती हैं, जिससे इनकी बाह्य एपिडर्मिस पर दबाव पड़ने के कारण ये कभी टूटे हुए दिखाई देते हैं। कैम्बियम के विभिन्न सक्रियता के कारण जो विभिन्न स्तरों का निर्माण होता है, ये विभिन्न स्तर उनकी ग्रोथ के कारण जो बने हुए जो पादप है उनकी आयु ज्ञात करते हैं। एक प्रकार से रिंगों का निर्माण होता है। जैसे हम देखते हैं पौधों में वार्षिक वलय, वार्षिक वलय तने की शाखाओं पर जब हम तनों को काटते हैं तो उनमें विभिन्न प्रकार की रिंग दिखाई देता है, विभिन्न रिंग दिखाई देते हैं जो अलग अलग समय में अलग अलग बनते हैं। कैम्बियम रिंग की सक्रियता के कारण प्राथमिक कैम्बियम द्वितीयक कैम्बियम बनाती है, द्वितीयक कैम्बियम से तृतीयक। अंदर की ओर सबसे पित्त पर तने की आंतरिक संरचना का भाग पित्त, जिसमें प्राथमिक जाइलम दिखाई दे रहे हैं और इसके बाहर सेकेंडरी जाइलम, फिर सेकेंडरी जाइलम के बाहर तीसरा लेयर टर्सरी जाइलम। इसी तरह बाहर की ओर और रिंग का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से कई रिंगों का निर्माण हम तनों की शाखाओं पर या तनों की संरचना पर देखते हैं। तो जैसे जैसे कैम्बियम रिंग, ये कैम्बियम रिंग है, कैम्बियम रिंग की सक्रियता के कारण बाहर की ओर फ्लोएम कोशिकाएं करती हैं और अंदर की ओर जाइलम कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जाइलम कोशिकाएं अंदर की ओर अधिक मात्रा में बनती हैं, इसके कारण इसका क्षेत्र ज्यादा होता है और बाहर की ओर फ्लोएम कोशिकाएं कम कटने के कारण इसका लेयर कम होता है। तो इस तरह से हम प्राइमरी जो जाइलम अंदर की ओर होता है सेंटर पर और प्राइमरी फ्लोएम ये कॉर्टेक्स स्तर पर दिखाई देते हैं और बहुत कम होता है, ये बाहर कॉर्टेक्स क्षेत्र पर चले जाते हैं। तो ये कैम्बियम है, कैम्बियम के बाद फ्लोएम का लेयर बनेगा। सबसे पहले बाहर की ओर है प्राइमरी फ्लोएम, इसके बाद का लेयर है सेकेंडरी, फिर उससे नई बनी कोशिकाएं और बनेगा टर्सरी फ्लोएम और बाहर की रचना है कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के बाहर जो कार कैम्बियम का निर्माण होता है, कॉर्टेक्स भाग पर कार कैम्बियम का निर्माण होता है, ये कहलाता है फेलोजन। और ये फेलोजन बार के रूप में, छाल के रूप में तनों पर उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से हम सेकेंडरी ग्रोथ में विभिन्न समय में विभिन्न तरह के
जो रिंग बनते हैं उनकी गणना के आधार पर हम पौधे की आयु ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु में पत्तियां नहीं होती हैं, जिसके कारण इनका भोज्य पदार्थों का निर्माण अधिक होता है, जिसके इनमें कैम्बियम की सक्रियता बढ़ जाती है और ये अधिक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और वह क्षेत्र ज़्यादा होता है। कैम्बियम की सक्रियता अधिक होने के कारण जाइलम कोशिकाएं ज़्यादा बनती हैं, तो वह क्षेत्र चौड़ा और बड़ा क्षेत्र होगा। लेकिन शीत ऋतु या शरद ऋतु में देखते हैं तो इसकी सक्रियता क्या हो जाती है, कम होती है और उसका क्षेत्र भी क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से हम शरद ऋतु, शरद काष्ठ और बसंत काष्ठ को वार्षिक वलय के माध्यम से बता सकते हैं। तो इस तरह से हम जो द्वितीयक वृद्धि के अंतर्गत कोशिकाओं के निर्माण के कारण पौधों की तनों और जड़ों में जो वृद्धियां देखते हैं और उनमें विभिन्न जो रिंग दिखाई देता है, वो विभिन्न रिंग कैम्बियम की सक्रियता के कारण होता है। तो अंदर की ओर जाइलम कोशिकाएं करती हैं और बाहर की ओर फ्लोएम कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस जाइलम और फ्लोएम कोशिकाओं सेकेंडरी ग्रोथ के समय जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाओं के बीच जो विभाजन के दौरान प्राइमरी, सेकेंडरी और उसी तरह फ्लोएम से बाहर प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम के बीच इनमें दो वेस्कुलर बंडलों के बीच जो पेरेन्काइमा टिश्यू हैं, यह क्रियाशील होकर ये उस समय जब क्रियाशील होते हैं तो इनमें जो कोशिकाएं बनती हैं प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम का, प्राइमरी जाइलम अंदर की ओर सेंटर पर होते हैं, बाहर की ओर सेकेंडरी, टर्सरी। तो इस तरह से जो जाइलम कोशिकाएं हैं ये अंदर की ओर जो निर्माण होता है उन निर्माणों को कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं। इन स्थानों पर मेडलरी रेस का निर्माण होता है और ये मेडलरी रेस कैम्बियम कोशिकाओं से अंदर की ओर और बाहर की ओर प्राथमिक से द्वितीयक के बीच मेडलरी रेस का निर्माण होता है। ये मेडलरी रेस पौधों में संवहन के लिए काम करते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच जो संवहनी पदार्थ हैं, इन पदार्थों का आदान प्रदान इस मेडलरी रेस के द्वारा पूर्ण होता है। दो वेस्कुलर बंडलों के बीच की जो कोशिकाएं हैं, जाइलम से फ्लोएम तक की जो कोशिकाएं हैं, बीच में क्या बनती हैं, मेडलरी रेस। दो वेस्कुलर बंडलों के बीच ये मेडलरी रेस का निर्माण होता है, जिससे पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसमें वार्षिक वलय के बाद कार्क कैम्बियम की सक्रियता, कार्क कैम्बियम की सक्रियता कॉर्टेक्स भाग, कॉर्टेक्स भाग में विभाजन प्रारंभ होता है। अंदर की ओर कोशिकाओं के निर्माण के कारण बाहर कॉर्टेक्स पर दबाव पड़ता है, जिससे इसकी एपिडर्मिस की कोशिकाएं टूट जाती और इन स्थानों पर, टूटने के स्थान पर कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं हैं, ये पेरेन्काइमा कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं और फेलोजन का निर्माण होता है या कार्क कैम्बियम का निर्माण होने लगता है। सबसे बाहर एपिडर्मिस की स्तर है और इसके नीचे स्तर पर कॉर्टेक्स कोशिका है। इसके बाद आता है आपका एंडोडर्मिस की एक स्तरीय रचना और पेरिसाइकिल की रचना। इसी एंडोडर्मिस
कि पेरिसाइकिल से लगे हुए अंदर ग्राउंड टिश्यू पर वेस्कुलर बंडल उपस्थित होते हैं। इन वेस्कुलर बंडल में जो कैम्बियम है ये सक्रिय होकर कैम्बियम रिंग का निर्माण करता है। कैम्बियम रिंग जैसे जैसे बनती जाती पूरे वेस्कुलर बंडल में ये कैम्बियम रिंग बन जाते हैं और ये कैम्बियम रिंग जब कैम्बियम सक्रिय होता है तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रारंभ हो जाता है जिसमें सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होगा और इसी तरह बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे। कैम्बियम बाहर की ओर फ्लोएम, अंदर की ओर जाइलम। ये है बाहर फ्लोएम, अंदर की ओर की कोशिकाएं जाइलम। तो जाइलम कोशिकाएं का एक रिंग अंदर की ओर ज्यादा बनता है, इसका क्षेत्र बढ़ते जाता है। सेंटर पर दबाव बढ़ने के कारण बाहर की ओर दबाव पड़ता है। सेंटर पर कोशिकाएं बनने के कारण इनका दबाव कॉर्टेक्स कोशिकाओं पर पड़ने लगता है और कॉर्टेक्स की कोशिकाएं दबाव पड़ने के कारण एपिडर्मिस की कोशिकाएं टूट जाती हैं। तो इन को रोकने कॉर्टेक्स क्षेत्र में दबाव बढ़ने के कारण कॉर्टेक्स की कोशिकाएं शीघ्रता से नई कोशिकाओं का निर्माण करने लगती हैं और ये कहलाता है कार्क कैम्बियम। कॉर्टेक्स की कोशिकाएं फिर से विभाजित होकर कार्क कैम्बियम का निर्माण करती हैं। कार्क कैम्बियम जिसमें अंदर की ओर और बाहर की ओर दो कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसमें फेलम और फेलोडर्म। फेलम या कार्क जिसे कहेंगे अंदर की ओर बनी जो कोशिकाएं हैं फेलोडर्म और बाहर जो बनता है फेलम कहलाता है। फेलोजन यहाँ आप वार्षिक वलय के चित्र में देख सकते हैं। फेलम जो बना है या कार्क ये कॉर्टेक्स भाग से ही बनते हैं। कॉर्टेक्स पर दबाव पड़ने के कारण कॉर्टेक्स की कोशिकाएं शीघ्रता से कार्क कैम्बियम का निर्माण करती हैं। ये कार्क कैम्बियम दो कोशिकाएं अंदर और बाहर की ओर कोशिकाओं का निर्माण करती हैं जिससे कार्क फेलोजन का निर्माण होता है। इसमें फेलम बाह्य होता है और फेलोडर्म आंतरिक स्तर होते हैं। बाह्य स्तर पर फेलम जो कि सुबेरीन पदार्थों का संचय करते हैं जैसे इनमें फेलम वाली कोशिकाओं पर ज्यादा अंतरकोश के अवकाश नहीं पाए जाते। तो इस तरह से हम कार्क की कोशिकाओं से कौन कौन सी कोशिकाएं बनती हैं? फेलम और फेलोडर्म। फेलम पानी तथा अन्य पदार्थों के लिए अपारगम होती है, यानी बाहरी स्तर जो है वो पानी या अन्य पदार्थों के लिए अपारगम होती हैं और जो फेलोडर्म है ये पानी या खनिज पदार्थों के लिए पारगम होता है। तो इस तरह से हम फेलम और फेलोडर्म क्या है आप समझ गए, जिसमें कॉर्टेक्स कोशिकाएं विभाजित होकर दो स्तर का निर्माण करती हैं, फेलम और फेलोडर्म। तो इस तरह से हम सेकेंडरी ग्रोथ के अंतर्गत सबसे पहले जो वेस्कुलर प्राइमरी वेस्कुलर बंडल है उस पर सेकेंडरी जब ग्रोथ शुरू होता है तो कैम्बियम सक्रिय होते हैं जिसमें कैम्बियम रिंग का निर्माण होता है और कैम्बियम रिंग बनने के बाद जो कि इंटरफेस्कुलर कैम्बियम कहलाता है, ये आपस में दो वेस्कुलर बंडलों के बीच जो कोशिकाएं हैं ये भी सक्रिय होकर कैम्बियम रिंग बनाते हैं और ये कैम्बियम रिंग दो अंदर की ओर कोशिकाएं और बाहर की ओर कोशिकाओं का निर्माण होता है। अंदर की ओर ज्यादा कोशिकाएं बनती हैं, बाहर की ओर कम कोशिकाएं बनती हैं। अंदर की जो कोशिकाएं बनती हैं वह जाइलम कोशिकाएं होती हैं और बाहर की ओर जो बनता है फ्लोएम कोशिकाएं होती हैं। तो अंदर की ओर ज्यादा कोशिकाओं बनने के कारण कॉर्टेक्स भाग पर दबाव पड़ता है जिससे इस दबाव से एपिडर्मिस की लेयर टूट जाती है।
तो इस टूटे हुए स्थान को पूर्ण करने के लिए कॉर्टेक्स कोशिकाएं सक्रिय होकर विभाजित होकर फेलोजन का निर्माण करती हैं, कार कैम्बियम बनाती हैं। और ये कार कैम्बियम 2 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, फेलम और फेलोडर्म। फेलम बाहरी संरचना होता है और आंतरिक कोशिकाओं का जो विभाजन होता है वह फेलोडर्म। फेलम में सुवेदीयुक्त पदार्थ होते हैं, जल अपारगम होता है, इसमें जलों के अणु या दूसरे अणु आर पार नहीं जा सकते कोशिकाओं में। और फेलोडर्म है जिसमें पानी या खनिज पदार्थों का आदान प्रदान एक कोशिका से दूसरी कोशिका में हो सकता है। तो इस तरह से हम सेकेंडरी ग्रोथ में होने वाली जो विभिन्न स्थिति हम पादपों में देखते हैं, और इस सेकेंडरी ग्रोथ के द्वारा ही हम पौधों की आयु ज्ञात कर सकते हैं, वो कितने वर्ष का है, किसके आधार पर, रिंगों को गिनकर, कितने रिंग उसमें उपस्थित हैं, 5, 10, 15 जितने भी होंगे उस गिनती के आधार पर उसकी आयु बता सकते हैं। ये 10 वर्ष हो चुके इस प्लांट को या इससे अधिक है, तो इससे रिंगों की सहायता से हम बता सकते हैं। धन्यवाद। टाइम हो बच गया तक है।